जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, और आज के इस क्लास में आपको वीवीआई एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन एवं आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न बता रहे हैं, जो कि सीधे आपके इस बार एग्जाम में आएगा। और जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो यह वीडियो खास उनके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपका पूरा खत्म हो जाएगा। एकदम निचोड़ है यह वीडियो, ठीक है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये वाला जो प्रश्न है एसएससी जीडी में 2 बार रिपीट हो चुका प्रश्न है, और तीसरी बार संभावना है कि 23 फरवरी का जो एग्जाम होगा, जो 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, उसमें यह प्रश्न आएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भले आपको इस क्वेश्चन जो है सिंपल दिख रहा है, ऐसे ऐसे सिंपल आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम आपको क्लियर कर दे, जीके जीएस मिलाकर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में, ठीक है। 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। ये कंफर्म पहले कर लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जिन जिन बच्चों को पता है आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था, वह आपका हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को आपका योजना आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में सवाल बनता है, योजना आयोग से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपके एग्जाम में पूछेगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी पीएम जी होते हैं, ठीक है। पीएम होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अब इससे देखिए कैसा कैसा आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। जो योजना आयोग है उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके आपका नीति आयोग कर दिया गया है। पूछता है आपके एग्जाम में, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया, या नीति आयोग का स्थापना कब किया गया? ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, या उसका नाम चेंज करके नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। आपके एग्जाम में कैसे सवाल बनेगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। सिर्फ 2015 रहेगा, 2015 पर हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ये वाला और भी काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से 3 प्रश्न बनता है, और तीनों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न रहते हैं, और वही आपके एग्जाम में कभी ये प्रश्न कभी वो प्रश्न पूछ देता है। तो यहाँ पर तीनों हम क्लियर कर देते हैं। पहला स्टार बना लेते हैं, जो कि नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीला कौन सा रहता है? मछली। नीली क्रांति का जो संबंध है किससे? मछली उत्पादन से, फिश से उत्पादन से, ठीक है। अब जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है श्वेत क्रांति, क्या पूछता है? व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से। याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? दूध उत्पादन से। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? अनाज उत्पादन है ना, तो अनाज उत्पादन किससे पूछेगा? तो ये हरित क्रांति से पूछता है। किससे पूछता है? हरित क्रांति का संबंध किससे? तो ये आपका अनाज उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण निचोड़ करवाने वाले हैं, जो सीधे आपके एसएससी जीडी में 23 फरवरी को देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, हम आपको क्या बोले थे? जीएस यानी साइंस से भी 1-2 प्रश्न रहता है, तो ये वाला साइंस से प्रश्न है, जो कि ऐसा प्रश्न कभी कभी एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। मानव शरीर से एक प्रश्न आपके जीडी के एग्जाम में आता है, या मेरा लिख कर ले लीजिए, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आधा से ज्यादा प्रश्न यहीं से लड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? कोई बच्चे बता सकते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत। अगर कभी कभी कोई बच्चा कहता है कि सर आप यकृत बताए थे, ऑप्शन में यकृत नहीं रहता है, बाबू इसका ही नाम चेंज करके, मतलब इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? लीवर बोल सकते हैं। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? लीवर बोल सकते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश रूप हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहे या लीवर कहे, दोनों सेम ही है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत है यानी लीवर है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, सीधे आपके एग्जाम
में बनेगा। ठीक है, इस मानव शरीर से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक प्रश्न ऐसा भी आता है, भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, एरिया के हिसाब से छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य, अगर बड़ा राज्य पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। कौन सा हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जिसका टोटल क्षेत्रफल, आपका टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,42,239 किलोमीटर है। 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल आपके एग्जाम में पूछ जाए। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो छोटा पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, बड़ा पूछेगा तो राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं। देखिए, ये सब सिंपल में ही सवाल, 10 सिंपल सवाल पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं पहले जीके जिसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले जीके जीएस पूछेगा 20 क्वेश्चन, जीके जीएस दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन, जिसमें जीएस से दो तीन क्वेश्चन रहता है। जीएस माने साइंस से 2-3 क्वेश्चन रहता है, तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए। अब जीके में देखिए 10 सिंपल क्वेश्चन इस टाइप के रहेगा, जो अभी हम बता रहे हैं उस टाइप का 10 क्वेश्चन, और उसी में 5-6 आपका करंट अफेयर्स, यानी लगभग 10 करंट अफेयर्स भी दे देता है। ठीक है, लगभग हम लोग 10-10 लेकर चलते हैं दोनों को, 10 समान जीके, ऐसे सिंपल सिंपल जीके और 10 करंट अफेयर्स। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हम आपको इतना बता देंगे कि आप जीके जीएस में जाओगे तो 20 में से 18-19 सही करके आओगे। ठीक है ना, 20-18-19 ये सब सही करके आओगे। और यह वीडियो पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का यह वीडियो आपके लिए ही खास होने वाला है। ठीक है, आ जाइए। किस ग्रह को हम लोग रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं? ठीक है, किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, मार्स को जानते हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्स हो गया। मार्स को हम लोग क्या जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पिंक ग्रह के नाम से जानते हैं, गुलाबी ग्रह के नाम से जानते हैं। गुलाबी ग्रह को हम लोग किसको, मतलब गुलाबी ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह दोनों एक ही बात है। मतलब देखिए, जैसे में लाल ग्रह और पिंक ग्रह कैसे दिखता है, जो मंगल का जमीन है ना, उसका जो सतह है उस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण उसका सतह जो है आपको क्या दिखाई देगा? नीला सॉरी, लाल दिखाई देता है, और कभी कभी वहीं दूर से देखेंगे तो गुलाबी। तो इसलिए गुलाबी ग्रह या लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। गुलाबी या लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑलरेडी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब सौर मंडल से 1-2 प्रश्न क्लियर कर देते हैं, जो कि आपके सोलर सिस्टम से बनता है। आपके एग्जाम में सोलर सिस्टम, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में आएगा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारत का सॉरी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का बहन, साँझ का तारा, सुबह का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। याद रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ग्रीन प्लेनेट किसको कहते हैं? हरा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? कोई बता सकते हैं बच्चे, हरा ग्रह किसको कहा जाता है? तो हरा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। हरा ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो हम लोग मंगल को हो जाएगा। हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण ग्रह को कहते हैं। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मात्र यही पूछे जाते हैं, लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह किसे कहा जाता है, या कभी कभी दे देता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो अपने अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। और आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले, मैं उसमें सुधार कर पाऊं कि मेरा क्लास कुछ दिक्कत हो रहा है तो मैं उसमें सुधार कर पाऊं। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट में बताइए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है हमको। ठीक है, आगे ये 6 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। आज समाज का स्थापना किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज समाज का स्थापना किया था। आपके एग्जाम में सीधे छपेगा, आज समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला है। आज समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये सीधे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपके जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए और क्या क्या यहाँ से प्रश्न बनता है, हम लोग सभी प्रश्न को देखेंगे। विद्यासागर से भी आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेखक से ज्यादातर नहीं बनता है। जो आपका पूछेगा
आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? तो 1875 ईस्वी में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर हम लोग प्रश्न को चलते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला है। संविधान से प्रश्न है। संविधान से आपके एसएससी जीडी में 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो हम आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर दे, भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची आपका 12 है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। अनुच्छेद की बात करेगा तो टोटल 395 अनुच्छेद है। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 सवाल बनता है, अनुसूची कितना है? तो 12 है। अनुच्छेद कितना है? 395 है। इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए, सीधे आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए 8 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। एकदम क्या इसको बोलते हैं? एकदम वीवीआई सवाल है, एकदम सीधे क्या बोलते हैं? जीडी के एग्जाम में छपेगा। भले एक क्वेश्चन आपको सिंपल दिख रहा है, अगर आपको आ रहा है, देखिए इसमें पहले हम जीके के लगभग 50 क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हिंदी हो जाएगा, उसके बाद मैथ को करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 50 में से अगर आप 30 के आसपास सही कर देते हो तो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए 50 में से 30 आपका सही हो जाए। ठीक है, आगे ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? हीरा है। यह कार्बन का एक क्या है? अप्रूफ है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है आयरन का सूत्र क्या होता है, जैसे भी जीएस में कभी कभी पूछ देता है आयरन का सूत्र क्या होता है, तो एफी होता है। क्या होता है? एफी, यानी लोहा का क्या होता है? एफी होता है। ठीक है, आगे आइए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको डेली एसएससी जीडी का क्लासेस देगा। इस चैनल पर डेली आपका एसएससी जीडी का क्लासेस मिलता है, और डेली इस चैनल पर आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट 1 ही होने वाला है। कल जो आने वाला है एग्जाम के समय, जो आपका प्रश्न आएगा वो सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाला सवाल रहेगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए 9 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? याद रखिएगा, जो भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था, यानी जो भारत में पहला परमाणु बम बनाया गया था, उसका लॉन्च कहाँ किया गया था, उसको जांच कब किया गया था? जैसे में मान लीजिए कि परमाणु बम बनाया गया, तो उसको जांचेगा ना कि सही में फूटेगा कि नहीं फूटेगा। तो वही पूछा है कि पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था, तो पूरी डेट याद रखिएगा। 1974 ऐसे होता है। पूरी डेट की बात करें, 18 मई 1974 ईस्वी को भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 ईस्वी को भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। पूछेगा कहां में हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। कहां में? पोखरण में। अब पोखरण कहां में है? राजस्थान में। पोखरण आपका कहां में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे आइए। 10 नंबर आपका सवाल है, मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, काफी बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? बादलों का क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। बादलों का घर हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर जो क्लास होता है उसका पीडीएफ आपको डाल दिया जाता है, और जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो इस नंबर पर, यह व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इधर से मेरे तरफ से एक एसएससी जीडी का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर होता है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बादलों का घर होता है। ठीक है, आगे आइए। 11 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये आपके जीएस से प्रश्न, मैंने साइंस से प्रश्न हम आपको ऊपर बता दिए थे कि शरीर, यानी वहां से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कक्ष पूछ रहा है, पार्ट पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितने हृदय जो होता है, हृदय जो होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर आपका सवाल है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल 1-2 पूछा जाता है, जो भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? आपका सवाल क्या कह रहा है कि जो भारत की पहली रेलगाड़ी है वह कहां से कहां तक चली थी? तो याद रखिएगा, वो आपका कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच। लगभग कितना किलोमीटर चली थी? लगभग 34 किलोमीटर आपका ये चला था। लगभग कितना किलोमीटर चला था? लगभग 34 किलोमीटर आपका भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चला था। पूछेगा यहाँ पर कि वो मतलब वो कब चला था, वो कब चला था, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी?
तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच चला था। उसमें लगभग 20 डब्बा था। जो ट्रेन था, जो भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, उसमें 20 डब्बा था और लगभग 400 यात्री पहली बार में सफर किए थे, ठीक है। आगे आइए। 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। द इंडियन नेशन आर्मी का स्थापना किसने किया था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है। द इंडियन नेशन आर्मी का स्थापना किसने किया था, काफी इंपोर्टेंट है। तो रास बिहारी बोस ने किया था। आपके एग्जाम में ऐसा एक सवाल बनता है क्योंकि ये जीडी एसएससी से संबंधित प्रश्न है, आप देख सकते हैं। द इंडियन नेशन आर्मी का स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। द इंडियन नेशन आर्मी का स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द इंडियन नेशन आर्मी का स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। आगे आइए। 14 नंबर आपका सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी का राइट आंसर क्या यहाँ पर आना चाहिए, स्कर्वी या बेरी बेरी, बताइए तो। स्कर्वी ना, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। आपके एग्जाम में ज्यादातर विटामिन डी से पूछा जाता है। विटामिन डी से कैसा कैसा प्रश्न पूछता है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले पूछेगा सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन हम लोग किसको कहते हैं, तो सनशाइन विटामिन हम लोग विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। और यह पूछेगा विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो सूरज के रोशनी से आपका क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। आगे आइए। 15 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, कोई बच्चे बता सकते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा, कुंची कल जलप्रपात हो जाएगा। कौन सा जलप्रपात हो जाएगा, कुंची कल जलप्रपात। इसकी लंबाई की बात करेगा तो लगभग 453 कुछ किलोमीटर है, सॉरी ऊंचाई इसका है, ठीक है ना, मीटर कुछ ऊंचाई इसका है, ठीक है। आगे आइए। यहाँ पर याद कीजिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंची कल जलप्रपात, ठीक है, कुंची कल जलप्रपात। काफी इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे आइए। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि सोलर सिस्टम से पूछ दिया, आपको ऊपर ही बताए थे सोलर सिस्टम से प्रश्न पूछेगा। और ये वाला प्रश्न हम आपको ऊपर भी करवा चुके हैं कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा। आप लोग भी जवाब देते जाइए, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सबसे निकट कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहता है तो घर पर बहुत मेहनत कीजिए। अब आपका 23 फरवरी से आपका एग्जाम है ना, 23 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो नहीं पढ़ेंगे तो कैसे रिजल्ट होगा, घर पर टेस्ट दीजिए, कुछ सेट मारिए, कुछ मॉक टेस्ट भी दीजिए, कुछ याद भी कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो ज्यादातर संभावना है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। और जो हम रिवीजन करवा रहे हैं वो रिवीजन कर लीजिए, इस बार रिजल्ट आपका पक्का है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है तो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह किस पर आधारित है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, कोई बता सकता है, तो वो चंद्र वर्ष पर है या सौर वर्ष पर। तो जो रहता है ये आपका, ये सौर वर्ष पर रहता है। सौर वर्ष का मतलब जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी जो है वह, पृथ्वी सॉरी, मान लीजिए शुक्र सूर्य है और इसका पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो एक बार पूरा करता है उसी पर आपका 1 साल बनाया जाए। जैसे में जो पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में पूरा कर लेता है, इसलिए 365 दिन को क्या बनाया गया है, 1 साल बनाया गया। यानी सौर वर्ष पर आपका राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। कभी कभी शक संबत दे देता है, कभी कभी क्या दे देता है, शक संबत दे देता है। तो अगर ऑप्शन में शक संबत है तो वो वाला मार दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो सौर वर्ष होगा, जब शक संबत रहेगा तो उसमें सौर वर्ष नहीं देगा, ठीक है। आगे आइए। सबसे हल्की धातु कौन सा है, बताइए तो सबसे हल्की धातु कौन सा है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा सबसे हल्की धातु कौन सा, लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लिथियम का तो आपको पता है सबसे हल्की धातु, आप लोग इसका जानते हैं, Li, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा। पोटेशियम का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये सब आपके साइंस में आने वाले प्रश्न है, तो ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। क्या होता है, ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए। 19 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऊपर श्वेत क्रांति के बारे में आपको बताए थे, तो वहां पर यहाँ पर जनक पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो याद रखिएगा वर्गीज कुरियन। कौन सा हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन आपका श्वेत क्रांति के जनक जनक है। और हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो याद रखिएगा हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M S स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M S स्वामीनाथन है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए।
20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो पूर्वी प्रदेश में होता है। अगर पूरे विश्व में की बात करें कि विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो याद रखिएगा जापान में होता है। सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है पूरे देश में, वर्ल्ड में, पूरा विश्व में सबसे पहले जापान में होता है। सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में मान लीजिए कि पूछ दे सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो सूर्योदय का देश हम लोग किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। अगर भारत में पूछ रहा है तो भारत में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय उगता है। आप पूछेगा सबसे पीछे कहाँ डूबता है, तो गुजरात के कच्छ में डूबता है। कहाँ में? गुजरात का एक कच्छ है जो सबसे पश्चिमी प्रदेश में आता है। ठीक है, गुजरात में कच्छ नामक जगह है, वहां पर सबसे लास्ट में आपका सूर्य डूबता है। ठीक है, आगे आइए। 21 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? इसको शॉर्ट रूप में हम लोग आरबीआई भी बोलते हैं। शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। इसका स्थापना जो हुआ था आपका, हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अभी इससे कहाँ कहाँ से सवाल बनता है, जैसे में कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है सिक्का, जो सिक्का छपता है, जो सिक्का सिक्का कौन छापता है? जो सिक्का आपका रहता है उसको कौन छापता है? तो वित्त मंत्रालय छापता है। सिक्का को कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। सिक्का को कौन छापता है? वित्त मंत्रालय छापता है। और जो आपका कागज का नोट रहता है उसको कौन छापता है? तो आपका यही भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। ठीक है, आगे आइए। किस गैस को हंसाने वाली भी गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद कीजिएगा। किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है? तो N2O, जिसका कभी कभी नाम भी दे देता है। जैसे सूत्र न दे के इसका नाम दे देगा तो क्या होगा? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका नाम पूरा क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। किस गैस को हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है? तो N2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा, ठीक है। CO2 आपके एग्जाम में पूछेगा CO2 वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 0.003% है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो लगभग 21% आपका क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। रचयिता से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो गीत गोविंद के जो रचयिता हो जाएंगे बाबू, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा जयदेव। कौन सा हो जाएगा? जयदेव। ठीक है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया, इसलिए जवाब देते चलेंगे। जैसे पूछेगा महाभारत का रचयिता कौन है, या क्या पूछता है वो? रामायण वाला। ठीक है, रामायण वाला भी एक पूछ लेता है। ठीक है, तो ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। 24 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद कीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदर वन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? सुंदर वन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर वन डेल्टा है। अब आप लोग कहिएगा सर ये तो ऑप्शन में है नहीं, और कहाँ पर है? जैसे मैं कभी कभी पूछ देता कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कौन सा बंगाल में होता है? पश्चिम बंगाल में ये आपका होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। तो आप तो ऑप्शन में कहिएगा कि तो ये तो है नहीं सर, तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र को भी हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब गोदावरी है, तो गोदावरी से क्या हो जाएगा? गोदावरी, इसको दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा हम लोग किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, आगे आइए।
कंप्यूटर से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, जिसका शॉर्ट रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जिसका शॉर्ट रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसका शॉर्ट रूप या उसका फुल फॉर्म भी करके कभी कभी आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू का। अगर इसका पूरा नाम पूछ दे तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, आगे आइए। 26 नंबर आपका सवाल है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो याद रखिएगा जो रक्त का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो पेड़ का पत्ता हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 26 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ये वाला क्या हो गया, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछता है कि पेड़ का पत्ता का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला उपग्रह है वह आपका कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। जिसको अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा जिसको अंतरिक्ष में आपको लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे आइए। 28 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बना होता है, ओजोन परत जो है वह मुख्यतः किस गैस से बना होता है। ठीक है, तो ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बना होता है, याद रखिएगा ये आपका O3 माने ऑक्सीजन के 3 अणु के मिलने से आपका ओजोन परत यानी ओजोन गैस बनता है। ठीक है, आगे चलिए। और CO2 क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वायुमंडल में 003% पाया जाता है। अब उसी प्रकार से पूछता है कभी कभी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 78% आपका क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो 21% आपका क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। 29 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ठीक है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जो कोर्ट रहता है जो फैसला करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का संरक्षक कहते हैं। वो सारा आपका जो सिस्टम है वो सारा संविधान पर ही चलता है, जो भी नियम कानून है सब वहां पर चलता है। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, आपको पहले भी बता दिए थे कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है यहीं से। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्टेपिज, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कान का हड्डी भी बोलते हैं। अस्टोपिज को हम लोग क्या बोलते हैं, कान का हड्डी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा हो जाएगा, स्टेपिज हो जाएगा। और सबसे बड़ा हड्डी कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जांग का हड्डी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जांग का हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, आइए 31 नंबर आपका सवाल है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 32 नंबर आपका सवाल है जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए कि किस राज को चावल का कटोरा कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, किस राज को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो किस राज को हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं, तो बिल्कुल कोई बच्चे पंजाब बता रहे हैं, पंजाब होगा या नहीं बताइए तो फटाफट, पंजाब होना चाहिए, नहीं आंध्र प्रदेश। किसे कहा जाता है, ऐसे तो पश्चिम बंगाल को हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद कहाँ, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं पूछेगा तब पंजाब में। ठीक है, तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तंबाकू भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ में होता है, तो आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे आइए। 33 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, यूपी। कौन सा राज्य हो जाएगा, यूपी। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए।
विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल सिंपल सवाल है जो कि आपके साइंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मतलब होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में देंगे, क्योंकि यह बिल्कुल इजी सवाल है। हम 50 में से पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया, ठीक है। आइए 36 नंबर आपका सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल आ रहा है सही से जवाब, आप लोग ऐसे ही दीजिए। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? H2O होता है, बिल्कुल राइट आंसर, जिसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 1 अणु होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसी प्रकार से NaCl क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, O2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? काफी इंपोर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। आगे आइए, 38 नंबर आपका सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में जो खून का पीएच मान होता है वो लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। मानव शरीर में खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, मानव शरीर में खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। 39 नंबर आपका सवाल है, 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। भारत का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल आपके अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। संविधान का भाग 3, संविधान का जो भाग 3 है वह किससे संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट है। संविधान का जो भाग 3 है वो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। आगे आइए, 41 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये वाला सवाल जो है बाबू, ये बिल्कुल ऐसे सिंपल है, ये तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी आप लोग इसका जवाब क्या कीजिएगा? कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। साइलेंट वैली किस राज्य में? ये काफी इंपोर्टेंट है, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साइलेंट वैली आपका केरल में हो जाएगा। उसी प्रकार से कभी कभी जिम कार्बेट नेशनल पार्क पूछ देगा। जिम कार्बेट वाला काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ में है? तो यह आपका उत्तराखंड में हो जाता है। यह कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड में हो जाता है, ठीक है। आगे आइए, अगला नंबर आपका सवाल है कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है वो कौन सा होता है? ये आपका साइंस से प्रश्न है। हम आपको क्या बोले थे? मानव शरीर से आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स होता है, RBC होता है, ठीक है। आगे आइए, 44 नंबर आपका सवाल है, मान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? आपको ऊपर भी बता देते, राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर होता है, ठीक है। आगे आइए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? समुद्र के कारण हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पानी है, जिसको दूर से देखेंगे तो आपका नीला रंग होता है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्लियर है? आगे ये 47 नंबर आपका प्रश्न है, कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ठीक है, तो रैम कहलाती है। क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, ठीक है। आगे आइए, 48 नंबर सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? काफी राइट आंसर दे रहे हैं बच्चे, ऐसे ही दीजिए। भारत का जो पहला आम चुनाव है 1951 से 1952 में हुआ था, ठीक है। आगे ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा? ये नहीं आएगा, फिर भी हम लोग इसका आंसर कर लेंगे, फाल्कन हो जाएगा, पेरुगिन फाल्कन हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर और आज का आखिरी सवाल है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में, उसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे 50 में से जीके में कितना सही हुआ, ठीक है। अगर वीडियो ज्यादा लेकर जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करें। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी मैथ को देखेंगे, हिंदी मैथ रीजनिंग तीनों को देख लेंगे, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास में हिंदी मैथ रीजनिंग तीनों आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।